हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो बनते हैं, तो वो यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड हैं Q, एक है प्लस Q और एक है माइनस Q, और उनको रखा गया है -d/2, 0,0 एंड d/2, 0,0 पे। आपको बताना है कि ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन जहां पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है 0 के बराबर होती है। तो हम शुरुआत करते हैं जहां से जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है और जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन है हमको कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए फटाफट से। तो क्योंकि यहाँ पे z कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर है, तो हमें सिर्फ x एक्सिस पे जो है हमें काम पड़ेगा चीज़ों को दिखाने का। तो ये मैंने फिर भी x और y बना दिए हैं। एक जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव x एक्सिस पर है कुछ यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट है -d/2, 0,0। यहाँ पे चार्ज है आपका प्लस Q और दूसरा चार्ज -Q d/2, 0,0 पे रखा हुआ है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ से आप एक चार्ज दिखा देंगे यहाँ पे -Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे d/2, 0,0। अब आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाना है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर है। तो ध्यान से आप यहाँ पे लिखेंगे, एक चीज यहाँ लिखना जरूरी है कि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस की आप डेफिनेशन लिखेंगे कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो एक समान होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक समान होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इमेजिनरी सरफेस at which electric potential is seen at every point is called equipotential surface, is called equipotential surface। तो मैं यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि कौन सा ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जहाँ पे पोटेंशियल 0 के बराबर हो, समान भी हो और 0 भी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो यदि पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल दोनों जुड़ के 0 कब हो सकते हैं? जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल एक समान हो, किसी सेम पॉइंट पर, सेम मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल ये और ये जनरेट कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल 0 के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल जानते हैं कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो यहां से और यहां से इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर क्या होगा, सेम पोटेंशियल होने वाला है, 0 पोटेंशियल होने वाला है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है K × Q/R। तो यदि हम टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे, तो टोटल पोटेंशियल होगा आपके पास K × +Q/R1 और प्लस K × -Q/R2। अब ये जो टोटल पोटेंशियल है ये 0 के बराबर तभी हो सकता है, इज इक्वल्स टू 0। इसे आप 0 के बराबर यदि पुट कर देंगे तो आप समझ गए कि ये 0 तभी हो सकते हैं व्हेन R1 इज इक्वल्स टू R2। यानी कि ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन हमें फाइंड करना है जो R1 और R2 यानी कि डिस्टेंसेस चार्जेस से उनकी क्या है, सेम है। तो भाई देखिए, यहां से ये वाला पॉइंट, यहां से ये वाला पॉइंट दोनों इक्विडिस्टेंट पे हैं। यहां से लेके ये वाला पॉइंट, यहां से लेके ये वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंट हैं। ये वाले पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट हैं, ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं इक्विडिस्टेंट हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो प्लेन है, कौन सा प्लेन की बात कर रहा हूं? YZ प्लेन की बात कर रहा हूं। तो YZ प्लेन जो पूरा प्लेन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, hence from the diagram
from the diagram, every point on YZ plane is at equal distance from charges. Therefore YZ plane would be equipotential surface where potential is equals to 0. तो hence इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? इक्वेशन क्या होती है YZ प्लेन की? बताइए, x is equals to 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन. तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें दिया है कि एक्सक्यूज मी, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है, और डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या फिर कहूं मैं रिलेटिव परमिटिविटी, एक ही बात है. रिलेटिव परमिटिविटी कहूं, रिलेटिव परमिटिविटी, या मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहूं वो एक ही बात होती है. और वो आपको क्वेश्चन में दिया है कि वो इस तरीके से वेरी करता है, E एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा इंटू यू, वेयर यू इज अप्लाइड पोटेंशियल. अप्लाइड पोटेंशियल को यहां पे U कहा गया है. ठीक है, वैसे हम V से कहते हैं लेकिन U कहा यहां पे. ठीक है, कोई बात नहीं. Where alpha is equals to this, a similar capacitor with no dielectric is charged to this potential and this is then connected to the uncharged capacitor with the dielectric. Find the final potential on the capacitors. तो एक कैपेसिटर है बेटा ये वाला, इसमें भरा है डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस हम जानते हैं कितना होता है. C डैश इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज एप्सिलॉन इनटू उसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस विदाउट द डाइलेक्ट्रिक. तो मैं कह सकता हूं एप्सिलॉन इंटू सी विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक, और इसके साथ जोड़ दिया जाता है, ये अनचार्ज है बेटा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसके साथ जोड़ा जाता है एक और आइडेंटिकल कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है. इसका मतलब इसके अंदर एयर भरी है और इसका कैपेसिटेंस कितना है? C के बराबर है. इसको चार्ज कितना किया जाता है? इसको चार्ज किया जाता है 78 वोल्ट से. तो मैं कह सकता हूं कि हमारे इस कैपेसिटर के पास अभी कितना चार्ज होगा? तो हम कह सकते हैं इस पे चार्ज होने वाला है Q इज इक्वल टू CV. सो 78 इंटू C के बराबर चार्ज इस पे होने वाला है. ये इनिशियल चार्ज है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको जब कनेक्ट कर दिया जाता है तो बिकॉज यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, इसके पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था, ये चार्ज कैपेसिटर था, अनचार्ज कैपेसिटर था. तो चार्ज कैपेसिटर से कुछ चार्ज यहां से जाएगा यहां, और तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक कि इन दोनों के जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो बराबर नहीं हो जाते हैं. जब तक पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा. और मैंने मान लिया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस हो जाता है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस हो जाता है, वो VC के बराबर हो जाता है. सो आफ्टर सम टाइम लेट्स अज्यूम द पोटेंशियल अक्रॉस द बोथ द कैपेसिटर्स इज VC, और इसके अक्रॉस भी कितना है आपके पास? VC के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है. तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पे चार्ज मान लीजिए Q1 के बराबर बचता है और यहां पे चार्ज Q2 के बराबर बचता है. तो मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितने इसके अक्रॉस कितना है? VC. C इंटू VC इसके अक्रॉस चार्ज हो गया. और इसके अक्रॉस चार्ज की बात करें तो इसके अक्रॉस चार्ज की बात करें तो इसका कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस है इसका एप्सिलॉन इंटू C. तो एप्सिलॉन कितना है? अल्फा इंटू पोटेंशियल. तो इसका कैपेसिटेंस होगा अल्फा इंटू पोटेंशियल VC इंटू C, ये इसका कैपेसिटेंस है बेटा, इंटू C इंटू V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VC. तो ये इसके पास चार्ज है, ये इसके पास चार्ज है, और हम कह सकते हैं बिकॉज देयर इज नो चार्ज ट्रांसफर from this system to any other system or to the surrounding, so charge will remain conserved. चार्ज कंजर्व रहेगा, पूरे सिस्टम पे जितना चार्ज था उतना ही चार्ज सिस्टम पर होना चाहिए. अब तो ये टोटल चार्ज जो है इस इनिशियल चार्ज के बराबर कर देंगे. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 78 इंटू C, ये इनिशियल चार्ज था, इज इक्वल टू फाइनल चार्ज कितना हो गया है? अल्फा इंटू VC स्क्वायर इंटू C. अल्फा की वैल्यू है 2, और ये आ जाएगा आपके पास VC स्क्वायर इंटू C प्लस ये कितना है? C इंटू VC, आ जाएगा आपके पास C इंटू VC. तो C आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं. आपके पास बचा है 2 टाइम्स VC का स्क्वायर प्लस VC माइनस 78 इज इक्वल टू 0.
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे VC जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पॉजिटिव वाला रूट जो है आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो VC की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस p स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 इंटू 2 इंटू 78 8 8 8 अपॉन 4 -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 64 8 64 4 6 56 6 हो जाएगा आपके पास 62 624 प्लस 1 625, तो आ जाएगा आपके पास VC इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला रूट आप कंसीडर कर सकते हैं इसको, तो 25 माइनस 1 24 6, तो ये आपके पास 6 आपके पास वोल्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आसान था सवाल, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ढेर सारे इस्तेमाल हुए हैं। कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरने से जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो एप्सिलॉन जो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू इसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू C हो जाता है इसका कैपेसिटेंस, और दो कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर देते हैं, एक अनचार्ज एक चार्ज है, तो इस तरीके से निकाला जाता है उन पे फाइनल चार्ज। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक कैपेसिटर है जो दो सर्कुलर प्लेट से मिलकर बना होता है और उन प्लेट्स की रेडियस कैपिटल R के बराबर है, उनके बीच का सेपरेशन D के बराबर है, and D is much smaller than capital R. The capacitor is connected to a constant voltage. पहले इतना जितना क्वेश्चन पहले जो 2-3 लाइन में लिखा है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है अभी तक। तो हमारे पास सर्कुलर कैपेसिटर है। सर्कुलर कैपेसिटर का मतलब सर्कुलर प्लेट्स हैं इंस्टेड ऑफ पैरेलल प्लेट्स, और वो प्लेट्स जो हैं वो रखी हुई हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल d, दैट स्मॉल d इज मच लेस देन द रेडियस। रेडियस काफ़ी ज़्यादा है और डिस्टेंस उनके बीच का काफ़ी कम है, और एक थिन कंडक्टिंग डिस्क है जिसका रेडियस स्मॉल r है और वो इस बड़ी डिस्क के रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, और उसकी थिकनेस भी काफ़ी स्मॉल है, और उसको सेंटर पे रख दिया जाता है इस बॉटम प्लेट के। तो बॉटम प्लेट पर मैं एक डिस्क बनाता हूँ, बॉटम प्लेट पर एक डिस्क हम बनाते हैं, छोटी सी डिस्क है लाइक दिस, और इसका रेडियस जो है बेटा वो स्मॉल r के बराबर है, स्मॉल r के बराबर है। अब क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर। इस सब को क्या है, V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है, इनको कनेक्ट कर दिया जाता है एक V वोल्ट की बैटरी से। इसका मतलब ये है कि इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस एक समान होगा, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा। इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन में कुछ हो रही होंगी इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और इसकी वैल्यू होगी V/D के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है बेसिक है, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड V/D के बराबर रहा होगा। अब आपको बताना है मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द डिस्क इफ द मास ऑफ द डिस्क इज m। यदि इस डिस्क का मास m है तो कितना वोल्टेज हमें चाहिए जिससे जो ये डिस्क है ये उछल जाए, हवा में बैलेंस हो जाए। तो सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये डिस्क जो है, ये इसको हमने बेचारी को रखा था, ये क्यों उछल रही है, क्यों उछलने की ज़रूरत इसको पड़ी है। तो इसका जवाब ये है कि ये डिस्क जो है बेटा ये मामूली डिस्क नहीं है, ये कंडक्टिंग डिस्क है, और जब हम एक कंडक्टर को जिसके ऊपर चार्ज है, इस बड़ी प्लेट के ऊपर चार्ज है, इस छोटी प्लेट के ऊपर चार्ज नहीं है, तो चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, और चार्ज जब इसके ऊपर आ जाएगा तो इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में कह सकते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, तो इसकी वजह से ये जो छोटी प्लेट है ये बड़ी प्लेट से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रोड मैप बन चुका है कि हमें इन दोनों के टच होने से चार्जेस का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो पता लगाना है कि कितना चार्ज इस पे आएगा, फिर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं Q इंटू E, और उसको बैलेंस करवा सकते हैं। यदि इक्विलिब्रियम की बात की है, लिफ्ट करने की बात की है, सो mg से उसे बैलेंस भी करवा सकते हैं, तो हमारा आंसर जो है आ जाने वाला है। तो अब चार्ज कैसे निकालें? यदि स्फीयर होते, आइसोलेटेड स्फीयर्स होते हैं, उनको टच करा देते हैं तो हमें पता होता है कि यार पोटेंशियल्स बराबर करा दो, लेकिन यहाँ पे स्फीयर्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, हमारे पास है डिस्क। तो देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में और हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है
कि चार्ज कितना है, किस तरीके से फैला है, तो हम जाएंगे किसके पास, गॉस के पास। हम लगाएंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ इन दोनों चीजों को रिलेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में कितना है और चार्ज कितना है। तो पहले हम पिछले चैप्टर्स में क्या करते हैं, अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि एक बना लेता हूं गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में बनाता हूं। तो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूं इसको, लाइक दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज इमेजिनरी सरफेस, और इसका साइज जो है वो बिल्कुल बराबर है इस छोटी डिस्क के, छोटी डिस्क के बराबर है इसका साइज। ये सब छोटी डिस्क को हमने घेर लिया है, अच्छे तरीके से घेर लिया, ये घेर लिया। ग्रीन वाला जो है बेटा वो गॉसियन सरफेस है, जो वाइट वाली जो डिस्क है उसके अंदर हमने पैक कर दिया है। इसे देखा होगा आपने, रोटी हम ले जाते हैं, रोटी को पैक कर देते हैं एल्यूमिनियम फॉइल में और इसे ऐसे पिचका देते हैं, तो बिल्कुल ऐसे टच कर लेता है, एकदम हग कर लेता है जो एल्यूमिनियम फॉइल है। इसी तरीके से गॉसियन सरफेस इज हगिंग टाइटली दिस स्मॉल डिस्क, इसको हग कर रही है अच्छे तरीके से, कहीं भी गैप नहीं है, ठीक है। नीचे हमारी बड़ी डिस्क है, नीचे बड़ी डिस्क है लाइक दिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक। गॉसियन सरफेस है इस तरीके से, ये गॉसियन सरफेस है। तो मैं कह सकता हूं कि गॉसियन सरफेस का नीचे वाला पार्ट जो है इस बड़ी डिस्क के कांटेक्ट में है, बड़ी डिस्क के कांटेक्ट में है इस गॉसियन सरफेस का निचला हिस्सा जो है, तो वहां से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नहीं, तो लेकिन गॉसियन सरफेस का ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, और ऊपर वाली सरफेस से, जो गॉसियन सरफेस है ऊपर वाली, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से गॉस लॉ लगा सकता हूँ, E इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, जो किसके बराबर है, V बाई डी के बराबर, इज इक्वल टू इस छोटी डिस्क के ऊपर चार्ज कितना है, Q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको मिल जाता है Q डैश इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको मिल गया चार्ज ऑन द स्मॉल डिस्क। अब चार्ज आपको मिल गया, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं और उस इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कर सकते हैं। तो जब ये छोटी डिस्क जो है उठ जाएगी तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा और एक नीचे mg लग रहा होगा, तो इन दोनों फोर्सेस को आप बराबर कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कि चार्ज इसके ऊपर Q डैश इंटू E इज इक्वल टू m इंटू जी। Q डैश की वैल्यू कितनी आई है, Q डैश की इस वैल्यू कितनी है, V बाई डी, E की वैल्यू है, इंटू ये V बाई डी लिख दिया, इसको एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू E इज V बाई डी, अगेन स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से इसको उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg d स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mg d स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपको पोटेंशियल मिल जाएगा कि इतने पोटेंशियल से जो डिस्क है उसको लिफ्ट किया जा सकता है, और इससे ज्यादा यदि वोल्टेज लगाएंगे तो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ जो है वो चिपक, ऊपर की तरफ मूव एक्सेलरेट करने लगेगी, और इससे कम लगाएंगे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगा और उसको वापस से नीचे ले आएगा। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक क्वार्क मॉडल है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। क्वार्क जो है जानते हैं कि जो हमारे Q इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन क्वार्क का मतलब है कि चार्जेस फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी पाए जाते हैं। तो इसमें दिया है कि एक न्यूट्रॉन का मॉडल है, और न्यूट्रॉन के अंदर आपको मानना है कि एक अप क्वार्क है जिसका चार्ज है 2/3e, और दो डाउन क्वार्क चार्जेस हैं जिनके चार्जेस हैं -1/3e, और वो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं, और ऑर्डर जो है उस ट्रायंगल की साइड का वो 10⁻⁻15 है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड कंपेयर इट विद इट्स मास एनर्जी। तो कहा गया है कि एक क्वार्क मॉडल है न्यूट्रॉन का, और न्यूट्रॉन के अंदर बेसिकली आपको क्या मानना है कि एक चार्ज जो है अप क्वार्क जिसे कहते हैं वो 2e/3 के बराबर है चार्ज यहाँ पे प्लस, और दो चार्जेस जो हैं वो निगेटिव चार्जेस हैं -1/3e, इसको डाउन क्वार्क कहते हैं,
और इसे -1/3e, इसे भी डाउन क्वार्क कहते हैं। अब ये न्यूट्रॉन के अंदर का जो है ये जगह है, इसमें ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये जो आपके पास साइड लेंथ है ये 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की है। तो आपको बताना है इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी। तो हम ये बात जानते हैं कि आपको किसी सिस्टम में जब 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है 2-2 के कॉम्बिनेशन लेके उनको ऐड करके निकाली जाती है। तो आप इनको जो है इनको नाम दे दीजिए, नंबर दे दीजिए 1, 2 एंड 3। तो मैं पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं U सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1, 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3, 1। ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच में कितनी होती है? K Q1 Q2 बाय R। तो 1 और 2 इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है, इनके चार्ज की वैल्यूज हमें पता है। तो मैं लिख सकता हूँ K इंटू 2e/3 इंटू माइनस ऑफ e/3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 10⁻⁻15 प्लस। अब हम बात करें 2 और 3 की, 2 और 3 की बात करें तो आप यहाँ पे लिखेंगे K इंटू माइनस ऑफ e/3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 10⁻⁻15। अब हम बात करें 3 और 1 की तो हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, प्लस K इंटू 2e/3 टू माइनस e/3 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻15। तो ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। इसे आप कैलकुलेट कीजिए और कंपेयर करना है इसको मास एनर्जी से। 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो E इक्वल टू mc² इक्वेशन है उससे हमने ये निकाला है कि 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी यदि इस न्यूट्रॉन को जो है का इक्विवेलेंट एनर्जी है बेसिकली, है ना। इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 939। उससे कंपेयर करना है, बेसिकली इसको डिवाइड करना है। ये जो एनर्जी आएगी इसमें डिवाइड कर देना उस 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मेटल स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस कैपिटल R है, दूसरे का रेडियस 2r है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, समान है। तो यहाँ पे मान लीजिए दो आपके पास स्फीयर्स हैं, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है, दोनों आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं है एक दूसरे के ऊपर, और ये इसका रेडियस 2r है। इसके ऊपर चार्ज मैं मान लेता हूँ Q1 के बराबर है, इसके ऊपर चार्ज मान लेता हूँ Q2 के बराबर है। चार्ज डेंसिटी सेम होना इसका मतलब है कि चार्ज अपॉन एरिया जो है वो सेम है। चार्ज अपॉन एरिया क्यों लिया जाता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम भी तो ले सकते हैं बेटा। ये मेटल स्फीयर हैं और मेटल में हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर में जो चार्ज होता है उसकी सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी सरफेस पर होगा, ना कि वॉल्यूम में होगा। तो जब भी हम इसके चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो हमेशा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया आएगा। सो Q1 अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 पाई 4 पाई 2r का स्क्वायर। ये किसके बराबर दिया है? सिग्मा के बराबर दिया है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहते हैं, जब इनको कांटेक्ट में लाया जाता है तो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? जब इनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो हम जानते हैं चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और मैंने मान लिया कि फाइनल चार्जेस जो हैं बेटा वो Q1 डैश और Q2 डैश के बराबर हैं। अब Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक इनके पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते, और फाइनल चार्जेस ये आ चुके हैं तो इनके पोटेंशियल्स आपस में बराबर हैं। सो K Q1 डैश डिवाइडेड बाय R, इनके पोटेंशियल बराबर हैं। सो K Q2 डैश डिवाइडेड बाय 2R। सो K से K गया, R से R गया, तो आपको मिल जाता है यहाँ से Q2 डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Q1 डैश। ये बन गया साहब आपका चार्जेस का रिलेशन। और चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं कि इनिशियली जितना चार्ज था हमारे सिस्टम के पास उतना ही फाइनल चार्ज हमारे सिस्टम के पास रहेगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और आप फाइनल चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। फाइनल चार्ज डेंसिटीज कितनी कितनी होंगी आपको बताना है। सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू Q1 डैश अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर और सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू Q2 डैश अपॉन 4 पाई 2R का होल स्क्वायर। तो फाइनली आप चार्ज डेंसिटीज निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है
कि एक सर्किट है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसमें दो कीज हैं हमारे पास K1 और K2 और ये कैपेसिटर्स हैं, सारे के सारे अनचार्ज कैपेसिटर हैं। पहले क्या करते हैं कि हम इस की को क्लोज करते हैं, इस की को ओपन रखते हैं। इस की को ओपन रखेंगे तो ये वाली ब्रांच जो है ये बेकार हो जाएगी अभी के लिए, तो इस वाली ब्रांच जो है, इस वाली ब्रांच को आप जो है अभी भूल जाइए, इस वाले पार्ट को जो है इसको भूल जाइए, सिर्फ इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हम इसको जब चार्ज करते हैं तो क्या होगा, तो भैया ये 6 इस आपके पास 6 माइक्रोफैरेड, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड, सो दिस इज 6 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज 3 माइक्रोफैरेड। तो दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं। तो जब मैं केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, केस नंबर 1 इसमें है एक बैटरी और दो आपके पास एम्प्टी कैपेसिटर्स हैं जिनके कैपेसिटेंस क्रमशः 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड हैं। 3 माइक्रोफैरेड है, ये कितना है, 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि कितने कितने चार्जेस इनके पास होंगे। तो चार्जेस निकालने का आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दीजिए। तो 6 और 3 का जो है सीरीज में है, सीरीज में फॉर्मूला जानते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 2 माइक्रोफैरेड। 6 और 3 का रटा हुआ होना चाहिए 2 माइक्रोफैरेड, और 2 माइक्रोफैरेड तो हम इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं कि ये 9 वोल्ट है और यहां लगा हुआ है कितना, 2 माइक्रोफैरेड। तो मैं बता सकता हूं कि एक बैटरी एक कैपेसिटर, चार्ज कितना आ जाएगा कैपेसिटर के ऊपर, Q इज इक्वल टू CV के बराबर। तो यहां पे चार्ज हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V 9, यानी कि 18 माइक्रोकूलम चार्ज आपको यहां पे मिल जाएगा इस 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर पर। अब 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर इज नथिंग बट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस का जो फ्लो होता है वो एक समान होता है, यानी कि जितना चार्ज इस पे जाएगा उतना ही चार्ज इस पे जाएगा, उतना ही चार्ज इस पे गया होगा, उतना ही चार्ज बैटरी से निकला होगा। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि 18 माइक्रोकूलम ही इस पे है, 18 माइक्रोकूलम इस पे है और 18 ही बैटरी से निकला है। तो यहां हम लिख सकते हैं प्लस ऑफ 18 माइक्रोकूलम और प्लस ऑफ 18 माइक्रोकूलम। अब क्या कहते हैं ये, अब कहते हैं कि हमने K1 को कर दिया है ओपन, यानी कि ये जो कैपेसिटर है, ये वाली ब्रांच जो है ये खराब हो गई। हा, बची है सिर्फ कौन सी, ये वाली ब्रांच आपके पास जो है फंक्शनिंग है। तो केस नंबर 2 में बनाता हूं आपके सामने। केस नंबर 2, हमारे पास यहाँ स्विच था वो क्लोज है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है कितना, ये 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड का, लेकिन ये एम्प्टी है, ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है कितना, 18 माइक्रोकूलम के बराबर। तो अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो आप ये याद रखना कि जब कैपेसिटर्स बराबर हों, कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस बराबर हों, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों, तो चार्ज जो है इन दोनों के चार्जेस के सम का आधा हो जाता है, अरिथमेटिक मीन के बराबर हो जाता है। सो 18 प्लस 0 बाई 2 यानी 9 माइक्रोकूलम चार्ज इन पे रह जाएगा। सो फाइनली मैं बात करूंगा तो 9 माइक्रोकूलम यहां बचेगा, 9 माइक्रोकूलम यहां बचेगा। तो मैं सारे कैपेसिटर के चार्जेस बता सकता हूं कि इस पे 9, इस पे 9 और इस पे 18 माइक्रोकूलम चार्ज आपको मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि एक डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पर निकालना है आपको पोटेंशियल, एक्सिस पर पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपके पास ये डिस्क है जी, और डिस्क के ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q के बराबर है, और इसका रेडियस जो है बेटा वो कैपिटल R के बराबर है। तो मैं सबसे पहले काम क्या करता हूं, जो मुझे आसान लगता है, कि मैं चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। सो चार्ज डेंसिटी इस डिस्क के लिए कितनी आ जाएगी, चार्ज अपॉन एरिया। सो Q अपॉन पाई R स्क्वायर विल बी द चार्ज डेंसिटी फॉर दिस डिस्क। अब इसका जो सेंटर है और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है, इसको एक्सिस कहा जाता है। ये हमारे पास एक्सिस है, और इस एक्सिस पर मैं मान लेता हूं कोई पॉइंट है, और पॉइंट का नाम है P। पॉइंट का जो सेपरेशन है यहाँ से x के बराबर है। x वेरिएबल नहीं है, x एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी कि आप हमेशा यहाँ से x डिस्टेंस पर ही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है पोटेंशियल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे कि एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, कि यहाँ से हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है, हर एक चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ, एक रिंग शेप का।
एक रिंग शेप का मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ और रिंग का रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल r और इसका थिकनेस मान लेता हूँ dr के बराबर। अब इसको मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ, जूम करके इसका एलिमेंट का डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये बेटा आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट का रेडियस जो है मान लीजिए r के बराबर है, इसका चार्ज मान लीजिए dq के बराबर है, dq, r, ठीक है। ये इसका शेप क्या है बेटा, ये रिंग है बेटा, ये एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल इन द शेप ऑफ रिंग। अब इस एलिमेंट की वजह से क्या आप एक्सिस पर जो पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है वहां पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं? तो सब कहेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं, आसान है ये तो, है कि नहीं। तो यहां पे पॉइंट P अटक गया, ये बंद होके ही मानेगा। यस, ठीक। तो हम अभी क्या करेंगे, हम इस एलिमेंटल रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो छोटी सी रिंग का छोटा सा चार्ज dq है, छोटे से चार्ज का छोटा सा पोटेंशियल dv हमें प्राप्त होगा। तो कितना होगा, k इंटू dq डिवाइडेड बाय हर एक पार्ट का जो डिस्टेंस यहां से है वो कितना है बेटा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो कितना है आपके पास, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। dq की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। dq कैसे लिखेंगे, dq को आप लिख सकते हैं k इंटू सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है 2 पाई r इंटू डी आर, 2 पाई r इंटू डी आर इसका एरिया है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ जो है आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके v, और यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे कैपिटल R तक जो है आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा v लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे जितने कॉन्स्टेंट्स हैं बाहर निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा k सिग्मा पाई और 2r dr डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, 0 से लेके कैपिटल R। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है इसे टी स्क्वायर मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स इज अ कांस्टेंट प्लस 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ से आप 2r dr को क्या लिख सकते हैं, 2t dt लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेटा, ये सब्सटीट्यूशन यहाँ लगाने पे आपको मिलता है k सिग्मा पाई और यहाँ पे 2t dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना बन जाएगा, t बन जाएगा। सो t से t चला जाता है, यहाँ पे 0 से लेके r आप लिमिट लगा देंगे तो 2 dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2t। तो k सिग्मा पाई यहाँ मिलेगा आपको 2 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मिल जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके कैपिटल R। आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए लिमिट पहले कैपिटल R लगाइए तो आपको मिलेगा k सिग्मा पाई इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप पुट करेंगे वैल्यू स्मॉल r की 0 के बराबर, सो माइनस x। ये आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ से आप k की जगह जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो आपको मिलेगा रिजल्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे सिग्मा की जगह आप रख दीजिए, क्या सिग्मा की जगह रख देंगे q अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा q अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और यहाँ मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो बस आगे जो है इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिस फॉर्म में आपको आंसर दिया है उस फॉर्म में आंसर ला सकते हैं, ठीक है।